हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आप लोगों को? वालेकुम सलाम सर। जी सर, आ रही है। अच्छा जी, मैसेज कर दें बच्चों को, बाकियों को कि जल्दी से ज्वाइन कर लें, क्लास स्टार्ट वालेकुम होती है। सलाम। ओके सर। अच्छा देखिए, एक दो बातें पहले मैं आपको बता दूं, उसके बाद हम जरा क्लास स्टार्ट करते हैं। पहली बात ये कि मैंने अभी आप क्लास से पहले एक ऑफलाइन मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन भी कह रहे थे, और उससे पहले बहुत सारे बच्चे मेरे पास आके कह रहे थे कि उनके कुछ फ्लॉज रहते हैं CLO1 में, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट भी है, वो बुनियाद भी है DC एनालिसिस की। ठीक है ना? तो मैंने CLO1 से रिलेटेड एक रिव्यू वीडियो बनाई है, जिसके अंदर तमाम टॉपिक्स का मैंने एक बहुत क्विक सा एक रिव्यू किया है, तो वो मैं आप लोगों को अपलोड कर दूंगा, तो उस वीडियो को आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपकी एक रिवीजन हो जाए और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। और फिर भी अगर कोई मसला बाकी हो तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछें, ताकि आप अपना मसला रिजॉल्व कर लें। ठीक है ना भाई? देखिए, फाइनल एग्जाम आपके बिल्कुल करीब आ गए हैं। लास्ट वीक हमारा स्टडीज़ का है, नेक्स्ट वीक हमारा प्रिपरेशन का है। हम देखेंगे, अगर कोई ज़रूरत होगी, अगर आप लोग कहेंगे तो उस पर भी हम एक ट्यूटोरियल एक आध क्लास रख लेंगे, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। मगर ये बात ध्यान में रखें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका कोर्स है, इसको आपने लाजमी क्लियर करना है। ठीक है ना? मतलब जाहिर है, मेरी खुशी क्या है कि भाई सब बच्चे बहुत अच्छे नंबरों से क्लियर करके जाएं। तो क्लियर आपने लाजमी करना है, क्योंकि अगर आप क्लियर नहीं करते तो ऑब्वियसली आप फिर प्रॉब्लम में आ जाएंगे। एक मसला तो आपके साथ ये होगा, क्योंकि ये चेन कोर्स होगा, जाहिर है आपकी सारी की सारी चेन खराब हो जाएगी। तो क्लियर आपने लाजमी करना है। दूसरी बात ये कि सिर्फ क्लियर नहीं, अच्छी GP भी लेनी है, क्योंकि इनिशियल कोर्सेज में अगर अच्छी GP नहीं आए फिर तो फायदा कोई नहीं। तो अच्छी GP अगर आपने 1 से पास कर लिया तो फिर तो पास करना ना करना तकरीबन बराबर है। तो फिर कम से कम आपको, अगर 1 से पास कर रहे हैं तो आपको इम्प्रूवमेंट लाजमी करनी चाहिए कोर्स की, कि ये बुनियादी कोर्स है आपका। ठीक है, तो इसलिए इससे सब चीज़ों से बचने का तरीका एक ही है कि आप बहुत अच्छी तैयारी करें और अच्छी मेहनत के साथ पेपर दें और अच्छे अच्छे नंबर लें और अच्छी GP लेकर आप कोर्स को क्लियर करें। ठीक है भाई, मेहनत आपने करनी है। जो काम हमसे हो सकता है वो हम कर देंगे। अच्छा, बाकी है कि अगर कोई बच्चा इंडिविजुअली कोई इशू है किसी का, अगर वो यूनिवर्सिटी आना चाहे तो आ सकता है, और अगर वो मेरे पास जैसे मिड के भी पेपर्स रखे हैं, अगर कोई देखना चाहे तो देख सकता है इंडिविजुअली, लेकिन ठीक है ना, SOP के साथ आ सकता है। यहाँ तक कोई सवाल है किसी का? कुछ पूछना है किसी ने? बच्चों, एनी क्वेश्चन? आवाज आ रही है भाई मेरी आप लोगों को? नो सर। अच्छा, रिस्पॉन्स भाई कर दें लाजमी, क्योंकि पता नहीं चलता कि आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं। खैर, मैं शेयर करता हूँ आज की लेक्चर की। आज मैंने ट्यूटोरियल क्लास भी रखी है, और हमारी फ्राइडे को भी नहीं हुई थी क्लास, कि ऑल्टरनेटिंग सर्किट जो हम पढ़ रहे थे वो हम आगे लेके चलेंगे, उसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेंगे। तो ये हमने ऑल्टरनेटिंग स्टार्ट किए थे, तो मैं इसमें जल्दी से आपको एक छोटा सा रिव्यू दे दूँ कि देखिए भाई, ऑल्टरनेटिंग में सबसे बड़ी शर्त ये होती है कि ऑल्टरनेटिंग में वोल्टेज अगर है तो उसकी पोलैरिटी चेंज हो, प्लस से माइनस हो। इसी तरह करंट है तो उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो, यानी वो भी प्लस से माइनस हो। तो नॉर्मली अगर कोई भी ऑल्टरनेटिंग सिग्नल आप देखें तो वाई एक्सिस उसकी वैल्यू होती है, जैसे वोल्टेज और करंट क्या है, वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस क्या है, टाइम। तो जब तक ग्राफ वाई एक्सिस में प्लस और माइनस दोनों ना हो, यानी वो एक्स एक्सिस को क्रॉस ना करे, वो ऑल्टरनेटिंग नहीं बनता। ये पहली बुनियादी बात हो गई। अच्छा, दूसरी बात, ये कौन सा वेव फॉर्म है? ये साइनोसॉइडल है। तो ऑल्टरनेटिंग में तो कोई भी वेव फॉर्म हो सकती है, जो भी एक्स एक्सिस के ऊपर भी हो और नीचे भी हो, चाहे वो स्क्वायर वेव हो, चाहे वो ट्राइंगुलर वेव हो, चाहे वो सॉटूथ वेव हो, या कोई भी नॉइस हो, रैंडम सिग्नल हो, वो सब के सब ऑल्टरनेट होंगे अगर वो एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहे हैं। और साइनसॉइडल भी ऑब्वियसली है। तो इससे हमें एक बात ये पता चलती है कि हर साइन तो ऑल्टरनेटिंग होगा, मगर जरूरी नहीं कि हर ऑल्टरनेटिंग साइन भी हो। ठीक है, एक चीज ये क्लियर हुई हमारी। दूसरी बात, मैंने आप लोगों से एक और बात कही थी कि मेरे भाई, अगर आप अपने घर में देखें तो आपके वॉल आउटलेट में ऑल्टरनेटिंग आता है। तो मैंने कहा था कि अगर 3 पिन प्लग ले लें तो उसमें से एक पिन तो आपके पास, या एक होल जो है सॉकेट का, वो तो अर्थ का होता है, प्रोटेक्शन। और बकिया जो दो होते हैं उसमें से एक में फेज होता है, एक में न्यूट्रल होता है। तो ये फिक्स्ड होते हैं न्यूट्रल फेज, या चेंज हो रहे होते हैं? तो इसका आंसर क्या था कि फिक्स्ड होते हैं। यानी अगर आप टेस्टर से चेक करेंगे तो एक जगह लाइट जलेगी, दूसरी जगह लाइट नहीं जलेगी, यानी फेज भी फिक्स्ड होगा, न्यूट्रल भी फिक्स्ड होगा।
तो उसका उसके कंफ्यूजन का हल मैंने ये बताया था कि भाई न्यूट्रल का मतलब होता है 0 वोल्ट। 0 वोल्ट इस पूरे एक्सिस में, अगर पूरे ग्राफ में अगर देखें तो 0 वोल्ट इस एक्स एक्सिस पे हर जगह 0 वोल्ट है, तो वाई की वैल्यू 0 है। बेसिकली एक्स एक्सिस होता है न्यूट्रल, और ये वाई एक्सिस क्या होता है, फेज। इसका मतलब एक्स एक्सिस पे तो सिर्फ 0 यानी न्यूट्रल पे तो सिर्फ 0 वोल्ट आ रहा है, और वाई एक्सिस पे क्या आ रहा है, ये ग्राफ आ रहा है, जो कभी प्लस हो रहा है, कभी माइनस हो रहा है, कभी प्लस हो रहा है, कभी माइनस हो रहा है, कभी प्लस हो रहा है, कभी माइनस हो रहा है। तो ये प्लस माइनस यानी है ऑल्टरनेटिंग। तो ऑब्वियसली कि जब ये वेव आधी साइकिल प्लस की आ रही होगी फेज पर, और न्यूट्रल पे तो हमेशा 0 होता है, तो ये फेज बड़ा होगा न्यूट्रल से, तो फेज से करंट न्यूट्रल की तरफ जाएगा। और जब ये साइकिल आएगी इसमें न्यूट्रल बड़ा हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल 0 है और फेज नेगेटिव हो जाएगा, तो अब करंट न्यूट्रल से फेज में जा रहा होगा। तो कभी करंट फेज से न्यूट्रल में, कभी न्यूट्रल से फेज में, इसका ना करंट भी अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करेगा। तो ये प्योर ऑल्टरनेटिंग सर्किट होता है। ठीक है, यहां तक सबको बात क्लियर है? कोई सवाल किसी का? जल्दी से बताएं क्लास। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर क्लियर है। ओके, आगे चलें। ये हमने वही पोलैरिटी इसकी समझी थी। इसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट अगला आया था टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड इज नथिंग बट द टाइम ड्यूरेशन इन विच अ वेव कंप्लीट्स इट्स होल साइकिल। ठीक है ना, वो टाइम इसका क्या कहलाता है, टाइम पीरियड, जिसमें वेव कंप्लीट हो। तो मेजर करने का तरीका हमने क्या देखे थे, ये जैसे इसमें थे कि 3 तरीके। मैंने आपको जैसे बताया था इनफाइनाइट तरीके हो सकते हैं, मगर मशहूर 3 तरीके हैं क्या, कि जीरो क्रॉसिंग से अगली जीरो क्रॉसिंग जिसपे पॉजिटिव वेव आए। भाई देखो, अगर मैं कहूँ जीरो क्रॉसिंग, तो एक ही जीरो क्रॉसिंग है, फिर एक ही जीरो क्रॉसिंग है। तो मैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लूंगा तो क्या टाइम पीरियड होगा? नहीं होगा। जीरो क्रॉसिंग कौन सी लेनी है, जिसपे पॉजिटिव साइकिल आ रहा हो ऊपर की तरफ, तो अगली जीरो क्रॉसिंग जिससे फिर पॉजिटिव साइकिल आ रहा हो, रिपीटेशन हो रही हो वो। या ये ले ले आप, जीरो क्रॉसिंग है जिससे नेगेटिव साइकिल आ रहा है, अगली जीरो क्रॉसिंग जिस पर नेगेटिव साइकिल आएगा, यानी ये वाली। तो यानी ये 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस भी टाइम पीरियड होगा, या इन 2 पॉइंट्स के बीच डिफरेंस भी टाइम पीरियड होगा। या फिर आप क्या करें, 2 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव पीक्स ले लें। अच्छा, कंसेक्यूटिव क्यों? क्योंकि पॉजिटिव पीक एक ये है, एक ये है, एक इसके बाद भी आएगी। तो अगर मैंने इसका और पहली का डिफरेंस ले लिया तो टाइम पीरियड नहीं होगा, ज्यादा हो जाएगा। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव पीक की डिस्टेंस लें या कंसेक्यूटिव नेगेटिव पीक का डिस्टेंस लें, तो ये दोनों टाइम पीरियड होंगे। तो 3 मेथड्स कौन से हो गए, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव पीक, कंसेक्यूटिव नेगेटिव पीक, या जीरो क्रॉसिंग ऑफ पॉजिटिव गोइंग साइकिल, जीरो क्रॉसिंग ऑफ पॉजिटिव गोइंग साइकिल। ये 3 मेथड्स हैं आपके पास जिससे टाइम पीरियड आप कैलकुलेट आराम से कर सकते हैं। ये देखें, ये दिखाए में, और ये इसकी डायग्राम है। ठीक है, यहां तक क्लियर बात? यहां तक कोई सवाल? जल्दी से बताएं, आगे चलूं बच्चों? हेलो? यस सर। यस सर। ओके, इसके बाद हमारे पास फ्रीक्वेंसी कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें हम क्या कहते हैं कि भाई 1 सेकंड में कितनी साइकिल्स आ जाती हैं, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशनशिप कैसा होता है, इनवर्स होता है। ये आसान बात है, इसमें कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, सब आपने लास्ट टाइम भी काउंट कर ली थी। तो ये आप काउंट कर सकते हैं 1 सेकंड में कितनी आ रही है, तो फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में होगी। इसके बाद हम यहाँ गए थे जिसमें हमने कहा था कि देखो भाई, अगर फिक्स्ड वोल्टेज हो, जैसे डीसी है, तो डीसी अगर 10 वोल्ट लगाया तो वो उसकी वैल्यू हमेशा 10 वोल्ट होती है। तो जाहिर, अगर मुझसे कोई पूछेगा इसकी वैल्यू क्या है, तो मैं बता दूंगा 10 वोल्ट। ठीक है, मगर अगर किसी सर्किट में ऑल्टरनेटिंग सप्लाई लगी हो, जैसे कि ये वेवफॉर्म देख रहे हैं आप, तो उसमें तो आप देखेंगे हर इंस्टेंट पे वैल्यू तब्दील हो रही है। कोई भी इंस्टेंट ऐसा नहीं जहाँ पे वैल्यू बदल ना रही हो। जैसे अगर इस वेवफॉर्म को देखें तो आपके पास 0 वोल्ट, 3.1, 7.07, 10 वोल्ट, तो ये तो इनफाइनाइट वैल्यूज चेंज हो रही हैं। तो मैं क्या आंसर करूंगा वहां पर? तो जाहिर है मुझे इस वेव को रिप्रेजेंट करने के कुछ तरीके दिखाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ तरीके हैं, जिसमें से इंस्टेंटेनियस 5 तरीके मतलब हम अभी डिस्कस करेंगे। तो पहला तरीका हमारे पास क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अब इंस्टेंटेनियस वैल्यू बेसिकली क्या होती है कि ये इसका जनरल एक्सप्रेशन होती है इस पूरे ग्राफ की। जो पूरा ग्राफ बना है इसकी एक जनरल एक्सप्रेशन, कि इसमें आप कोई भी इंस्टेंट पर वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो वो क्या होगी, इसका v यहाँ पर आएगा उसकी पीक वैल्यू, और जाहिर है ग्राफ किसका है, साइन का, तो आप लिखते हैं साइन थीटा। ये इसकी जनरल एक्सप्रेशन है। और थीटा हम पढ़ते आए हैं बचपन से कि थीटा हमेशा बराबर होता है ओमेगा टी के। तो आप कह सकते हैं कि v इसके बराबर होगा v ऑफ साइन ओमेगा टी। थीटा की जगह आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर टाइम एक्सिस है, तो टाइम अब यहाँ पे आप डालेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। और ओमेगा क्या होता है, कांस्टेंट, किसके बराबर है, 2 पाई एफ।
यानी ये आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है या एंगुलर वेलोसिटी है, दोनों इसको हम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू रखें, इंस्टेंट उसी इंस्टेंट पे आपको उसका वाई एक्सिस मिल जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज हम इसको कैसे वेव को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पीक वैल्यू। यानी जब भी कभी वेव फॉर्म आप बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो नॉर्मली आप इसको पीक से ही रिप्रेजेंट करते हैं। और पीक होती क्या चीज है, एम्पलीट्यूड होता है, यानी मैक्सिमम डिस्टेंस कह लीजिए फ्रॉम मीन पोजीशन टू, यानी मीन पोजीशन तो आपकी ये हो गई, मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, तो ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गई। तो यहाँ तक का वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो पीक वैल्यू कहलाता है, यानी इसका मैग्नीट्यूड या इसका एम्पलीट्यूड, ये क्या कराएगी, इसकी पीक वैल्यू। और तीसरी चीज हमारे पास होती है पीक टू पीक, यानी ये एक पॉजिटिव पीक से दूसरी नेगेटिव पीक तक का वर्टिकल डिस्टेंस, पूरा का पूरा डिस्टेंस, ये क्या कराएगा, पीक टू पीक वोल्टेज। और इसका रिलेशनशिप पीक से कैसा होगा, अगर साइन वेव है तो ये ट्वाइस होगी। तो हम नॉर्मली कह सकते हैं कि जितना भी पीक होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, वो उसकी पीक टू पीक हो जाएगी। ठीक है भाई, यहाँ तक बात क्लियर है, ये 3 वैल्यूज। हेलो, ठीक है, कौन कौन से हो गए, इंस्टेंटेनियस, पीक और पीक टू पीक, ये रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। जी, यहाँ तो कोई सवाल बताइए। नो सर। ओके, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है आरएमएस वैल्यू। मैंने जैसे आपको बताया था कि भाई जब भी कोई चीज वेरिएबल होती है तो हम एवरेज की बात करते हैं, तो ये एक तरह से इसका एवरेज ही है। मगर नॉर्मली हम एवरेज क्यों नहीं कह रहे हैं, क्योंकि अगर हम किसी भी साइन वेव का एवरेज लें तो आप सब जानते हैं कि साइन वेव का जब एवरेज लेंगे तो जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तो आंसर 0 आ जाएगा। तो इसलिए हम इसको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लेते हैं। और ये वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको समझाई थी कि अगर, दोबारा समझाता हूँ, कि अगर फॉर एग्जाम्पल 10 वोल्ट की डीसी सप्लाई ली हुई है मैंने और एक रजिस्टर लगाया मैंने फॉर एग्जाम्पल 10 ओम, तो उससे करंट कितना गुजर रहा होगा, 1 एम्पियर। या पावर कितनी ड्रॉप होगी इस रजिस्टर पे, आई स्क्वायर आर करें तो ये आ जाएगी आई स्क्वायर आर से 10 वॉट। तो 10 ओम का रजिस्टर है, 10 वोल्ट की सोर्स लगाई है, 10 वॉट पावर्स की ड्रॉप हो रही है। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि भाई सर्किट यही ले लो, यही सर्किट है, यही 10 ओम है, और पावर में मुझे 10 वॉट ही चाहिए, और सप्लाई यहाँ पर डीसी की बजाय हम लगाते हैं ऑल्टरनेटिंग। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कौन सी ऑल्टरनेटिंग सप्लाई होगी, इसकी पीक क्या होगी, रिप्रेजेंटेशन साइन क्या होगा, ठीक है ना, जो यहाँ पर उतनी ही पावर दे। तो यहाँ पर हम इस आरएमएस का कॉन्सेप्ट लाते हैं कि 10 वोल्ट अगर डीसी है तो यहाँ पर भी 10 वोल्ट ही ये पावर जनरेट कर सकता है, और वो 10 वोल्ट होगा आरएमएस वैल्यू, यानी इस वेव फॉर्म की आरएमएस वैल्यू। और इसका रिलेशनशिप क्या होता है आरएमएस और पीक का, आरएमएस 70.7% होती है, किसके बताइए, 70.7% किसकी होती है, ऑफ पीक। तो 70.7% को अगर फॉर्मूले की सूरत में ले तो 0.707 ऑफ वीपी बनता है। अब अगर ये 10 वोल्ट है और आपको पीक निकालना है, तो जरा आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये इसके नीचे चला जाएगा, तो ये पीक तकरीबन कितना आता है हमारे पास, 40.14 वोल्ट। करके देखिए जरा, ये आ रहा है, बताइए बच्चों, जल्दी से बताओ। हेलो, हेलो भाई, आवाज नहीं आ रही मेरी। हेलो, जी सर, यही आ रहा है। अच्छा भाई, ये क्लास में एक दो बच्चे ही सिर्फ बैठे हैं, बाकी क्या चले गए, सब लॉग इन करके सिर्फ बैठे हैं क्या? मैं रैंडम फिर कॉल कर लेता हूँ, मुझे बताएं जरा मौजूद हैं क्या। यमुना, आप हैं? यस सर। तो यमुना बोल क्यों नहीं रही हो, मैं पूछे जा रहा हूँ। नेट का थोड़ा इश्यू आ रहा है, आवाज कट रही है मेरी। अच्छा, और बाकी लोग हैं? जी, उमैर खान, आप हैं? नबील अली, यस सर। नबाए फातिमा, यस सर। भाई बैठे हुए हो तो इंटरेक्ट करो ना यार, बाकी लोग भी इंटरेक्ट करें। खैर, ये चीज समझ में आई, इसमें कोई सवाल है किसी का, जल्दी से बताइए। कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लें। देखिए, क्वेश्चन कोई भी नहीं पूछता, सब खामोश रहते हैं, तो मैं क्या करूं यार, क्वेश्चन पूछो अगर समझ में नहीं आ रहा तो। जी, ये समझ में आ गया है, आगे चलो। यस सर। अच्छा जी सर। ठीक है,
इसके बाद ये हमारे पास ड्राइव हो गया। इसके बाद हमारे पास एवरेज वैल्यू भी हमने 5वीं देखी थी, क्योंकि एवरेज हमने जैसे अभी कहा कि पूरे साइन वेव की एवरेज 0 होती है, मगर अगर आधी साइन वेव ले लो यानी सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो जाहिर है उसका एवरेज 0 नहीं होगा। तो उसका एवरेज निकालने का ये तरीका यहाँ पर दिया है। ये एवरेज का फॉर्मूला है जिसको हमने ड्राइव भी किया था लास्ट क्लास में, 0.637। ये आप लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। पहले भी किया था लेकिन जरा दोबारा कर लेते हैं। देखें, वो पूछ रहा है कि फाइंड पीक वैल्यू, तो बताइए इसकी पीक कोई बच्चा बता सकता है क्लास में से? वीपी पीक कितना होगा? 5 सर। 5 वोल्ट। जी आंसर गलत है। 4.5 4.5 सही है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा पीक टू पीक बताइए, अगली वैल्यू। 9 वोल्ट, बिल्कुल सही। अच्छा आरएमएस बताइए। आरएमएस बताइए। 3.18। अच्छा ये सबका यही आ रहा है 3.18? यस सर। करके देख लेते हैं। कैलकुलेटर आप लोग उठाएं। वीआरएमएस का फॉर्मूला क्या है? वीआरएमएस होता है 70.7%, 0.707 ऑफ पीक, और पीक है 4.5। तो 4.5 को इससे मल्टीप्लाई करें, 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है क्या? और आखिर में एवरेज भी कह रहा है, तो एवरेज भी निकाल दें। एवरेज का फॉर्मूला क्या है? 0.67। चेक करें। जी 0.67 कितना, एवरेज कितना आ रहा है? 2.86 2.86। चले आंसर देखते हैं। जी ये आंसर आ रहे हैं, आप चेक कर लें। ये जो बच्चों ने निकाला ना 2.86, 6 के बाद कोई और बड़ी वैल्यू होगी, आपने राउंड ऑफ सही नहीं किया। 2.86 के बाद क्या आ रहा था? 6.6 आ रहा है ना, तो 6 में जब 6 हटाएंगे, राउंड ऑफ करेंगे तो 7 बन जाएगा ना, तो 2.7 होगा ना। ठीक है जी सर। ओके। इसके बाद एंगुलर मेजरमेंट थी, ये मैंने याद है आपको लास्ट क्लास में पूरी रेडियन और डिग्रीज की कन्वर्जन करवाई थी, ठीक है ना, जिसमें बताया था 30 के या 45 के फर्क के साथ किस तरह से बनती है। यहाँ तक क्लियर है बात? बताइए जल्दी से। जी सर। जी सर। तो आगे चलते हैं। हाँ यहाँ पर आकर एक चीज आपको देखनी पड़ेगी, वो ये देखें, इसमें एक पॉइंट समझ लें कि जब भी साइन वेव आएगी तो उसमें 0 डिग्री पर 0 होगा, 90 पर कितना हो जाएगा 1 पीक आ जाएगी, फिर 180 पर दोबारा 0 हो जाएगा, फिर 270 जैसे ये डिग्रीज में रेडियन में ये -1 हो जाएगा, और 2 पाई पे आकर साइकिल कंप्लीट होगा, या 360 पर। इसका मतलब ये कि एक तरह से देखा जाए तो ये पूरा सर्कुलर पाथ यूं काट के यहाँ तक पहुंच गया। क्या ख्याल है आपका? ऐसे ही हुआ है ना? इसके बाद जी सर। इसके बाद क्या होगा, जैसे ये सर्किल अपने आप को रिपीट करता है, इसी तरह ये वेव भी अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देगी। इसका मतलब है कि साइन वेव जो है वो इस तरह से एक सर्कुलर पाथ में घूम रही है, मुस्तकिल तौर पे घूमती जा रही है। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी ये अगर मैं कहूँ कि ये साइन वेव चल रही है, इसका मतलब सिंपल ये नहीं कि एक सर्कुलर पाथ में यूं घूम रही है, क्योंकि हर 360 के बाद वो अपने आप को रिपीट कर रही है ना, पीरियोडिक सिग्नल है, ऐसे ही है ना? बताइए, ऐसा ही है भाई? ठीक है ना? यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि आगे चल के हम इसी को इस्तेमाल कर सकेंगे कि सर्कुलर पाथ में जिस तरह से घूम रही है, तो हम इसी के मेथड्स को यूज करके हम सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप जरा जहन में रखिएगा, ये आगे चल के इस्तेमाल होगा। अच्छा नेक्स्ट है फेज ऑफ अ साइन वेव। ये फेज किसको कहते हैं? फेज का लफ्ज किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? तो याद रखिए, जब भी लफ्ज कहीं पर भी फेज लिखा हुआ आता है तो इसका एक ही मतलब होता है, क्या? एंगल। फेज का मतलब होता है एंगल। अच्छा अब इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई हम तो जैसे सुनते हैं रियल लाइफ में कि हमारे घर में सप्लाई, किसी घर में सिंगल फेज की सप्लाई आ रही होती है और किसी घर में
3 फेज की सप्लाई आ रही थी। ये चीज सुनी आप लोगों ने? बताइए यस सर, यस सर। ये क्या Yes, होता है? sir. बेसिकली सिंगल फेज का मतलब ये होता है कि सिंपल एक सप्लाई एक जनरेटर से इस तरह से एक सप्लाई आपके घर में आ रही है, इसको कहते हैं सिंगल फेज, क्योंकि इसमें एक ही एंगल है जो कि इस वेव का है, कोई और एंगल इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, एक ही एंगल चल रहा है, एक ही वेव है, ये सिंगल फेज है। ठीक है। और 3 फेज हमारे पास क्या होता है, ये मैं रफ सी चीज बना रहा हूँ। 3 फेज में हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि एक तो वैसी वेव होती है जैसे कि वो वेव अभी हमने दिखाई थी, एक मिनट, है ना, ये एक तो वैसी वेव होती है जो हमने दिखाई, ठीक है। एक इसके अलावा भी एक वेव होती है, ठीक है, जो कि कहीं से शुरू होगी, क्योंकि 3 फेज है, इसका मतलब ये कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि कितनी वेव्स होनी चाहिए, 3 वेव्स। अब एक मसला ये आ रहा है कि ये एक सर्कुलर पाथ है। आप बताएं कि सर्कुलर पाथ में जब आप इक्वल डिवाइड करना चाहें, जैसे पंखा होता है उसके 3 पर होते हैं कुछ ऐसे, तो कितने डिग्री का एंगल आना चाहिए इक्वली डिवाइड करने के लिए? 180. 180 180. बिल्कुल गलत यार, 360 डिग्री होता है ना पूरा सर्कल। 120 3 120 से sorry, डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास कितना आना चाहिए, 120 डिग्री। तो बिल्कुल 120 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। ये अगर पहला फेज है तो 120, ये 90 है, तो 120 तकरीबन यहाँ होगा, तो वो यहाँ से स्टार्ट कर रही होगी वेव, कुछ ऐसे। ठीक है जी, ऐसे। और इसके बाद जो तीसरी वेव होगी वो जाहिर है ये इसका 90 है, तो वो कहीं यहाँ से स्टार्ट करेगी, ऐसे। ये हमारे पास कुछ इस तरह की वेव होती है। तो 3 फेज की सप्लाई हमारे घर आ रही होती है, यानी 3 सिंगल फेजेस होते हैं। तो 3 फेज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 3 डिफरेंट वेव्स आ रही, तो उनको तीनों के डिफरेंट फेज एंगल्स है और उनका आपस में फेज डिफरेंस कितना है, 120 डिग्री। आपस में फेज डिफरेंस कितना है, 120 डिग्री। आगे चल के आप ये 3 फेज इसका बहुत, काम क्या होता है सर? हाँ देखो काम तो इसमें बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे काम इससे लिए जाते हैं, बल्कि असल सिस्टम होता ही 3 फेज पर है। मगर अभी आपका लेवल इतना ज्यादा नहीं है कि वो सब बातें बताई जाए। मैं आपको छोटे लेवल की बात बताता हूँ, जैसे कि घर की मिसाल लेता हूँ कि घरों में जो 3 फेज आ रहा होता है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों में से किसी घर में मीटर लगा हुआ है 3 फेज का? कोई बच्चा है जिसके घर में 3 फेज सर का मीटर पहले हो? लगा हुआ था सर। यस सर। पहले लगा हुआ था, तो फिर अब क्या? सर सिंगल पेज पे चेंज करवा दिया। अच्छा ठीक है, तो अभी किसी घर में मेरे लगा हुआ भी है? है यमुना के घर में। यमुना ये बताओ, मीटर में तीन लाइटें चल रही होती हैं? सर। ये बात नोटिस नहीं की, लेकिन ऐसा होता है कि जब लाइट जाती है ना हाँ तो दूसरे फेज से लाइट आ रही होती है। हाँ, तो ये बस ठीक है, सिस्टम। 3 फेज है। अच्छा, और किसी, चले मैं वैसे पूछ रहा हूँ, किसी के भी घर में 3 फेज और उसने मीटर पे 3 लाइटें जलती देखी हो? ऐसा कोई बच्चा भी होगा ना क्लास में, किसी ने देखी है? जी सर. हाँ, तो वो 3 लाइटें बेसिकली 3 फेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए घर में बताता हूँ। देखिए घर में होता क्या है, होता ये है कि आपके घर में जितनी भी चीजें हैं, जो भी मतलब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, जो भी आप बिजली से चीजें चलाते हैं, वो सारी की सारी चीजें सिंगल फेज पे चलती हैं। आपके घर में मौजूद कोई चीज भी 3 फेज नहीं होगी, ठीक है। अगर किसी के घर में कोई ऐसी चीज मौजूद है जो 3 फेज पे चलती हो, वो जाहिर है वो फिर पाकिस्तानी मेड नहीं होगी, कहीं बाहर से आई हुई होगी, या फिर वो कोई बहुत हैवी कोई चीज होगी। क्योंकि 3 फेज की जितनी भी चीजें होती हैं वो इंडस्ट्री के अंदर होती हैं, घरों में नहीं होती। घरों में आपके जो नॉर्मल पंखे, एसी, ट्यूबलाइटें या सेवर्स, इस तरह की जितनी भी चीजें आपकी मशीन सब चलती है, सब सिंगल फेज है। सिंगल फेज का क्या मतलब होता है कि देखो, ये जो 3 फेजेस आप देख रहे हो ना, 1 2 3, इनमें से कोई एक फेज लो और साथ में न्यूट्रल ले लो। न्यूट्रल वही ये एक्स एक्सिस वाली लाइन, यानी आप एक फेज लो और न्यूट्रल लो तो आपकी वो चीज चल जाएगी, ठीक है। तो ये कहलाती है सिंगल फेज डिवाइस। तो आपके घर में मौजूद जितनी डिवाइस है सारी सिंगल फेज है, बस आपने 3 फेज मीटर क्यों लिया हुआ है, आपने असल में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है अपने पूरे घर को 3 फेज के ऊपर। जैसे ये यमुना कह रही थी अभी, मिसाल के तौर पे आपके घर में कुछ कमरे हैं, कुछ मोटर है, कुछ एसी है, तो आपने क्या किया हुआ है कि उसमें से कुछ कमरों को एक फेज पे डाला हुआ है, ठीक है। हो सकता है आपने मोटरों के लिए एक अलग फेज रखा हो और अपने एसी के लिए या कुछ कमरों के लिए तीसरा फेज रखा हो, तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोड, ठीक है। चलती यानी अगर आपके घर में सिर्फ सिंगल फेज सप्लाई आ जाए तो आपके घर की सारी चीजें चलेंगी। जैसे उमैर उस्मान था, अभी उमैर उस्मान क्या कह रहा था कि हमने 3 फेज का मीटर था, सिंगल फेज में कन्वर्ट करवाया, तो उसको कोई डिफरेंस नहीं पड़ा, क्योंकि 3 फेज में भी वो यही कर रहा था कि मुख्तलिफ चीजें थी,
वो फेज ए से भी चला रहा था, कुछ को फेज बी से चला रहा था, कुछ को फेज सी से चला रहा था, और सबके लिए न्यूट्रल यूज कर रहा था। अब उसे सब हटवा के एक ही फेज लगवा लिया तो सबको उसी से चला लिया। तो बस ये होता है कि जब आप एक पे चलाते हैं तो लोड ज्यादा हो जाता है आपके फेज पर, और जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये एक अच्छा सिस्टम होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने का। ये सिर्फ घरों के लिए मैं बता रहा हूँ, एक एप्लीकेशन है सिर्फ 3 फेज की। यहाँ तक सबको बात समझ में आई? कोई सवाल? यस सर। अच्छा, दूसरी बात ये होती है कि इंडस्ट्री के अंदर अगर आप जाते हैं तो आपके पास वहां पर तो बहुत सारी जो हैवी डिवाइसेस, मोटर्स, मशीन्स हैं, वो चलती ही 3 फेज पर है, वो सिंगल फेज पर नहीं चलती, उसमें न्यूट्रल होता ही नहीं। याद रखें, अगर आपकी कोई डिवाइस 2 फेज की है या आपकी कोई डिवाइस 3 फेज की है तो उसमें न्यूट्रल की जरूरत नहीं होती। न्यूट्रल होता ही सिर्फ सिंगल फेज के लिए, क्योंकि सिंगल फेज का मतलब ये है कि आपके पास एक तार है, तो एक तार से तो आप कोई चीज नहीं चला सकते जब तक रिटर्न पाथ ना हो, क्योंकि आपको पता है करंट कब चलेगा, जब सर्किट कंप्लीट होगा। तो अगर मैं सिर्फ आपको इनकमिंग दे दूं और आउटगोइंग ना दूं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसलिए न्यूट्रल की रिक्वायरमेंट होती है सिर्फ सिंगल फेज पे। लेकिन 2 फेज की भी डिवाइस हो या 3 फेज की डिवाइस हो, तीनों में 3 फेज में 3 तार होंगे और 2 फेज में 2 तार होंगे। दोनों केसेस के अंदर आपके पास न्यूट्रल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो उसी पे चलती हैं। तो इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजें आपके पास, बड़ी बड़ी मोटर्स जितनी भी होंगी वो सारी सारी 3 फेज होंगी, जिससे पावर हमें बहुत ज्यादा मिलती है और बहुत एफिशिएंट होती है। तो 3 फेज सप्लाई बहुत ज्यादा एफिशिएंट और बेहतर सप्लाई है एज कम्पेयर टू सिंगल फेज। मगर जाहिर है छोटे पैमाने पर आप सिंगल फेज ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है जो कि जाहिर है अभी के लेवल के लिए आपके मेरे ख्याल से काफी है। इससे ज्यादा की बात आपकी समझ में फिलहाल आएगी नहीं। भाई यहाँ तक क्लियर है बात? यस सर। तो फेज का मतलब क्या हुआ? एंगल। और 3 फेज का मतलब हुआ तीन वेव्स हैं तो उनके तीनों के अपने अपने एंगल्स हैं। यहाँ तक क्लियर? अब मैं आगे चल रहा हूँ। कोई सवाल है किसी का? एनी क्वेश्चन? चलिए फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट, हाँ अब देखें ये लीड और लैग का कॉन्सेप्ट है। इसको मैं बंद करता हूँ। अब मैं व्हाइट बोर्ड, देखिए मैं यहाँ पर वेवफॉर्म खुद बना देता हूँ। ये एक वेवफॉर्म मैंने बनाई, ठीक है। ये मैंने दूसरी वेवफॉर्म बनाई, ठीक है। ये मैंने तीसरी वेवफॉर्म बनाई, ठीक है। हम इनके नाम रख लेते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। मुझे बताएं इनमें से आगे कौन सी वेवफॉर्म है? यानी एक कॉन्सेप्ट होता है लीड का, लीड का मतलब जो आगे निकल जाए, और दूसरा कॉन्सेप्ट होता है लैग का, लैग का क्या होता है? जो पीछे रह जाए, ठीक है। तो इनमें से मुझे बताएं लीड कौन सी कर रही है तीनों में से? सर बी। बी। बी क्या कर रही है? लीड। और सबसे ज्यादा लैग कौन कर रही है? सी। सी। अच्छा अब जरा कॉन्सेप्ट समझिए, बिल्कुल गलत आंसर किया है। इसमें सबसे ज्यादा लीड सी कर रही है और सबसे ज्यादा लैग जो है वो बी कर रही है, यानी उल्टा आंसर दिया गया है। अब जरा बात को समझें, क्योंकि मुझे 100% श्योर था आप यही आंसर करेंगे, क्योंकि मैं भी यही आंसर करता था जब मैं बचपन में पढ़ता था। क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि बी आगे है, सी पीछे है। लेकिन जरा गौर करें कि ये एक्सेस कौन सा है, बताएं जरा मुझे। टाइम एक्सेस। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ वक्त गुजरता जा रहा है, वक्त गुजरता जा रहा है। इसका मतलब ये कि ये फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 4 PM था, इस जगह पे आके 5 PM हो गया और इस जगह पे आके 6 PM हो गया। इसका मतलब सिंपल ये है कि जब वक्त था तो सबसे पहले जो वेव शुरू हुई थी वो तो सी शुरू हुई थी। सी यहाँ पर पहुंच गई सी, तो अब ए शुरू हो रही है अभी। और जब सी यहाँ पर आगे पहुंच गई तो अब बी शुरू हो रही है। तो इसका मतलब है कि सबसे लेट कौन सी शुरू हो रही है? बी। और सबसे पहले कौन सी शुरू हुई थी? सी। तो सी सबसे आगे है, उसके बाद ए है, उसके बाद बी है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस सर। तो याद रखिएगा ये टाइम एक्सिस होता है, इसमें लेफ्ट साइड लीडिंग होती है, राइट साइड लैगिंग होती है। इसको लिख लीजिए, लेफ्ट साइड जो है वो लीडिंग है और राइट साइड क्या है? लैगिंग है। अब जरा इसको देखें, मुझे बताएं इस फिगर में ए और बी में कितना फेज एंगल का डिफरेंस है? आप कहेंगे सर ए 0, यानी ए जब स्टार्ट हो रहा है तो 0 डिग्री था और बी जब स्टार्ट हो रहा है तो 90 डिग्री था। तो कितना डिफरेंस हुआ? बोलो। 90 डिग्रीज का सर। 90 डिग्री सर। और इनमें से लीड कौन कर रहा है? जो पहले शुरू हुआ। तो ए पहले ए शुरू हो सर। रहा है, बी बाद में शुरू हो रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं? ये देखिए नीचे क्या लिखा है, ए लीड्स बी बाय 90 डिग्री। कह सकता हूं ना मैं, ए बी से 90 डिग्री लीड कर रहा है। या मैं ये भी कह सकता हूं बी लैग्स ए बाय 90 डिग्री। बताएं एक ही बात है कि नहीं? दोनों बातें देखें, कह सकता हूं। यस सर।
यानी मिसाल के तौर पे Yes. ए पर्सन बी से 2 किलोमीटर आ गया है, मैं कह सकता हूँ ना ए बी से 2 किलोमीटर आ गया है, या ये कह दो बी ए से 2 किलोमीटर पीछे है। एक ही बात है ना, बोलो। जी Yes, सर। sir. अच्छा जरा दूसरी डायग्राम देखें, यहाँ पर ये बात समझ में आ रही है? पढ़ लें जरा, बताएं, क्लियर है? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम किसी को जल्दी से पूछ लीजिए, मैं आगे चलता हूँ। No, sir. ओके जी, व्हाट आर द फेज एंगल्स बिटवीन द टू साइन वेव्स? बताएं इसमें फेज डिफरेंस कितना है ए और बी में? है 45। और लीड Sir, कौन कर A रहा में है? तो 0 है. नहीं फेज डिफरेंस पूछ रहा हूँ, फेज डिफरेंस दोनों का 45 है, सही है। जी Yes, सर। sir. लीड कौन कर रहा है इन दोनों में से? A. ए बिल्कुल सर सही, ए वेरी कर गुड रहे वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा इसमें बताएं कि कितना फेज डिफरेंस है? हैं 30 डिग्री। ठीक है, और इसमें लैग कौन कर रहा है? लैग लैग बताएं। ए कर रहा है। ए कर रहा है, ए। बिल्कुल ठीक। भाई इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे एग्जाम में भी, तो आपको ये अच्छे तरीके से समझना है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गई बात? आगे जी चलता सर। हूँ। अब ये जी साइन, सर। देखिए साइन वेव फार्मूला आ गया, ये फार्मूला हम पहले ही पढ़ चुके हैं। देखिए इसने क्या लिखा है, y इक्वल टू ए साइन थीटा। मैं भी तो ये लिख रहा था, y क्या चीज है? वोल्टेज या करंट। तो मैं क्या लिख रहा था v, और ये क्या है इसकी पीक वैल्यू, मैं क्या लिख रहा था vp साइन थीटा। यही फार्मूला लिखा था मैंने, बताएं। अभी आपको समझाते हुए मैंने लिखा था ना v इक्वल टू vp साइन थीटा। Yes, sir. या इसको ये भी लिख सकते हैं जी v सर। साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ये यही चीज है ना, ठीक है। अच्छा अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तो यहां से शुरू हो रहा है ना, यहां से, सही है। अगर कोई वेवफॉर्म यहां से शुरू हो, या कोई वेवफॉर्म यहां से शुरू, जो अभी हमने देखा था, तो ये लीडिंग लैगिंग कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, है ना, डिफरेंट फेजेस आ रहे हैं। तो फिर उसका फार्मूला क्या होगा? अब ये सवाल अगर Theta आएगा, minus फार्मूला 0. क्या होगा? एक मिनट रुकिए जरा, ये क्या हो गया, बंद कीजिए जरा। अच्छा जी, उसका फार्मूला क्या होगा? जैसे कि ये है वेवफॉर्म, तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, हम जरा व्हाइट बोर्ड लगाते हैं दोबारा। ये आ गया। देखिए एक बात बताइए, इसको स्टेप, यूनिट स्टेप फंक्शन से समझते हैं, बहुत आसानी से समझ आएगा। यूनिट स्टेप फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, बताया, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, बताइए। जी सर। अगर वेवफॉर्म ये हो, अगर वेवफॉर्म ये हो, और इसके फॉर एग्जांपल 10 है यहाँ पे, तो ये फंक्शन का क्या लिखा होता था? हम कहते थे 10 ऑफ यूटी था, ये याद है? जी सर। लेकिन अगर ये वेवफॉर्म शिफ्ट हो जाए आगे थोड़ी सी इस जगह पे, और ये चली जाए इसकी लेवल 10 ही हो, और ये जगह 3 हो, तो आप इसका आंसर क्या लिखते थे? आप कहते थे ये तो 10 ऑफ यू टी माइनस 3 है, याद है आप लोगों को? जी सर। क्योंकि देखें यहाँ पे टाइम 0 है, जब यहाँ 0 रखूंगा तो शिफ्टिंग हो रही है, और ये शिफ्टिंग कब हो रही है? 3 पर। तो ये भी जब मैं यहाँ ये 3 रख दूंगा इस जगह पर, तो 3 माइनस 3 ये अभी भी 0 होगा, तो 0 पे असल में शिफ्टिंग होनी चाहिए, तो अभी भी 0 है। और अगर ये वेव फॉर्म बन जाए, पहले से आ जाए यूं, ये 10 हो, तो इसका इसका आंसर क्या होता था? आप कहते थे सर 10 ऑफ यू टी, और ये अगर 2 लिखा हो तो ये t प्लस 2 होता था, क्योंकि आप जब यहाँ ये माइनस 2 है ना, इस तरफ चलेगा एक्सिस के, ये माइनस 2 जब आप यहाँ रखेंगे तो माइनस 2 प्लस 2 फिर 0 हो जाएगा, तो 2 0 पे हमेशा शिफ्टिंग। तो यहाँ तक आपको बात याद है? ये हमने यूनिट स्टेप फंक्शन में किया था, याद है? जी सर। बस एक रूल बना लें, इस एक्सिस से जब आप राइट पे शिफ्ट कर रहे हैं, राइट पे, तो बताएं साइन कौन सा आ रहा है? नेगेटिव। और जब आप लेफ्ट पे शिफ्ट कर रहे हैं तो साइन कौन सा आ रहा है? बताओ। पॉजिटिव। बस ये बात आपने याद रखनी है कि, ओ सॉरी बंद हो गया, कि जब भी कहाँ गया व्हाइट बोर्ड, ये जब भी आप राइट पे जाएंगे तो माइनस, और लेफ्ट पे जाएंगे तो प्लस, ठीक है। अब यही फॉर्मूला आप यहाँ पे साइन वेव पे लगा दें। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक साइन वेव बना देता हूँ, एक तो ये है, ये हो गई आपकी ए, ठीक है जी, और एक आपके पास फॉर एग्जांपल
यहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना है अल्फा। तो आप क्या कहेंगे, इसका नाम बी रख देते हैं। आप कहेंगे ए का फार्मूला लिखना है और ये सब क्या है, वीपी पीक वैल्यूज है। तो ए का फार्मूला क्या होगा, वीपी सिंपल साइन थीटा, क्योंकि वो तो 0 एक्सिस से शुरू हो रही है, यहाँ से शुरू हो रहा है। और बी का फार्मूला क्या होगा, आप कहेंगे सर बी होगा वीपी साइन। अब आप कहेंगे कि यार ये राइट पे जा रहा है, तो राइट पे साइन कौन सा आता है, माइनस का, थीटा माइनस अल्फा। बात समझ में आई? बोले यस सर। और अगर ये वेवफॉर्म जी सर। और इसकी पीक जो हो वो इससे आधी हो, Vp/2 हो इसकी पीक, और इसका नाम सी हो, तो सी का फार्मूला क्या होगा, और ये थीटा प्लस अल्फा, इसका बीटा क्या हुआ, तो आप कहेंगे सी इसका थीटा प्लस बीटा। नहीं, इसका एम्पलीट्यूड भी चेंज ना, Vp/2 लिखूंगा, एम्पलीट्यूड चेंज है, और साइन क्या आएगा, थीटा। अब ये राइट लेफ्ट पे जा रहा है तो प्लस साइन होगा, प्लस बीटा। क्या ख्याल है आपका? यस सर। ओके, तो फिर जरा लेक्चर देखिए। ये देखें, ये वेवफॉर्म आपकी राइट पे गई है तो माइनस साइन आ गया, और नेक्स्ट में ये लेफ्ट पे गई है तो प्लस साइन आ गया। तो जल्दी से, टाइम कम रह गया, इसको मुझे सॉल्व कर दें, बस आपकी क्लास एंड हो जाएगी। जी, कैसे होगा? वो कह रहा है कि 90 डिग्री पर वैल्यू निकालें। तो 90 डिग्री पर वैल्यू निकालने के लिए पहले ए बी सी तीनों की इक्वेशंस चाहिए। तो मैं इक्वेशन बना रहा हूँ यहाँ पर, बताएं ए की इक्वेशन क्या होगी। ए कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से, तो ये तो सिंपल हो गई ना, कितनी हो गई, tan sin थीटा, tan वेरी sin गुड, थीटा। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, टाइम नहीं दिया इसलिए ओमेगा टी नहीं लेंगे, थीटा लेंगे। अच्छा, बी की बताएं क्या होगी, बी की पीक कितनी है, ये है 5, बताएं कितना होगा, जल्दी से बताएं कितना होगा, 5 sin थीटा प्लस थीटा माइनस 45। थीटा माइनस 45, वेरी गुड। सी बताएं कितना होगा, 8। बताइए, थीटा प्लस 20। यार एक मिनट, रुको, मुझे तो ये गलत लग रहा है, रुक जाओ। ओ सर भाई, ये सी का बता दिया। ये सी का बता दिया, सी यहाँ से शुरू हो रहा है तो सी थीटा माइनस 45 होगा। बी तो यहाँ से आ रहा है, यहाँ से ये -20 से आ रहे हैं, यानी ये लेफ्ट पे जा रहे हैं तो +20 होगा। थीटा प्लस 20। जी सर। अब आप 90 रख लें और आंसर निकालें। यहाँ 90 रखेंगे तो यहाँ पे आंसर 10 आ जाएगा, क्योंकि साइन 91 होता है। यहाँ 90 रखेंगे तो 90 कितना होता है, 90 और 20 110, 5 साइन 110, 5 साइन 110, ये कर लें कैलकुलेटर पे। इस तरह यहाँ 90 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 साइन 45, ये भी कैलकुलेटर पे कर लें। आई बात समझ में? यस जी सर। ये इसका सॉल्यूशन है, करके देख लेंगे। 10 वोल्ट, 4.7, 5.66। ठीक है भाई, यहाँ तक बात क्लियर? यस सर। तो इसको यहीं तक रखें, मुझे जी अटेंडेंस सर। से टाइम खत्म हो रहा है। मोहम्मद हसन, मोहम्मद शफी, सर प्रेजेंट। प्रेजेंट सर। सऊद अब्दुल्ला, क्विकली। नहीं है, हुजैफा नहीं है, कामिश, अली इफ्तिखार, जल्दी बता दें। कामिश, अली इफ्तिखार दोनों नहीं है? मैं हूँ। मैं कौन, नाम बताया करो। अहमद मुश्तबा, बेकार। अहमद मुश्तबा, अमाद रजा, अमाद रजा, मोहम्मद एहसन, नबील अली, प्रेजेंट सर। भाई सब माइक खोल लें जल्दी से। आयशा नदीम, प्रेजेंट सर। उजैर, शहीर, प्रेजेंट सर। उजैर नहीं है, शहीर है। खिजर, खिजर, उमर फारूक, मरियम, फायज, सर फाइस प्रेजेंट, उसका माइक काम नहीं कर रहा। अच्छा, अरीबा, बिलाल, प्रेजेंट सर। नबा, रिजवान, Present, sir. रिजवान सुफियान, रिजवान सुफियान, मोहम्मद बिलाल, यमुना, प्रेजेंट। प्रेजेंट। मोहम्मद मुराद, शाद, प्रेजेंट। सकलैन, सकलैन नहीं है, मुबशिर, अथर, प्रेजेंट। अथर, तकी, अली शेख, उमैर उस्मान, यासिर फारूकी।